नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोग का ये 17वां लेक्चर है। इससे पहले 16 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली आप प्लेलिस्ट में जा करके आप पहले के लेक्चर को देख लें, ताकि आपको क्रम से हिस्ट्री की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आपके पास में। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री कुछ नहीं है, बस समझना है। उसके पूरे कहानियों के उसके घटनाक्रम को अगर आप समझ गए तो वही हिस्ट्री है। बिना घटनाक्रम के आप हिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो मुख्य रूप से बेस्ड है मैसूर पर, एंग्लो मैसूर वार पर। इससे पहले हमने देखा था कि अंग्रेज किस तरीके से अपने विस्तारवादी नीति के अंतर्गत बंगाल पे आक्रमण करते हैं। ठीक है, बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके साथ साथ अवध और मुगल सम्राट के साथ में संधि कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी और इस संधि के पश्चात उन्हें बंगाल का दीवानी राइट प्राप्त हो जाता है। और इसके साथ साथ बंगाल के जो नवाब होते हैं वो पूर्ण रूप से कठपुतली के नवाब बन जाते हैं अंग्रेजों के अधीन। उनके पास शक्ति नहीं होती, सिर्फ उत्तरदायित्व होता है। पूरी शक्ति राजस्व वसूलने की, पुलिसिंग पावर और यहाँ तक के कि न्यायिक कार्य भी अंग्रेजों के हाथ में चला आता है और नवाब के पास में सिर्फ प्रशासन का दायित्व रहता है। इसे ही हम लोग द्वैध शासन की व्यवस्था भी कहते हैं। द्वैध शासन की व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई है? तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा लाई गई है। यह हमने देख लिया था। इस प्रकार बंगाल जैसे समृद्धशाली प्रदेश को अंग्रेज बहुत आसानी से, बिना कोई खास मेहनत के, बिना कोई खास झंझट के बहुत इजीली जीत लेते हैं। अब आप समझिए, अंग्रेज उस प्रदेश को जीत लेते हैं जहां पर असीमित भंडार होता है। ठीक है, अब उस असीमित भंडार का वो क्या करेंगे? अगर किसी के पास पैसा हो, जैसे मेरे पास पैसा हो जाए, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, तो मैं क्या करूँगा? मैं स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दूंगा किसी को। बहुत ज़्यादा पैसा हुआ तो कबड्डी की टीम खरीदना, आईपीएल में क्रिकेट टीम खरीदना स्टार्ट कर दूंगा। किसी सिनेमा को डायरेक्शन करना स्टार्ट कर दूंगा। इस तरीके से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। यही चीज़ उस समय हुई। बंगाल एक जैकपॉट लग गया हाथ में अंग्रेजों के। वो क्या करने लगे कि अपने जितने भी व्यापार से संबंधित खर्च थे वो खुद से खर्च करना बंद कर दिया। अर्थात अब उन्हें व्यापार करने के लिए ब्रिटेन से पैसा लाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अब बंगाल स्पॉन्सर्ड ट्रेड करने लगे। अर्थात अब अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए कौन स्पॉन्सर कर रहा था? तो बंगाल स्पॉन्सर कर रहा था। बंगाल पैसा दे रहा था। सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं, बल्कि कहीं भी आक्रमण करना हो, कहीं भी लड़ाई करनी हो, अपनी सेना मजबूत करनी हो, कुछ भी करना हो, हर चीज के लिए अपने घर भरने से लेकर के सैनिकों के बंदूक की गोली भरने तक का सारा काम अब कौन कर रहा था? तो बंगाल का राजस्व कर रहा था। इतनी चीजें तो समझ में आ गई। अंग्रेजों की नीति थी विस्तारवादी नीति। अंग्रेज चाहते थे कि पूरे भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि जिस जगह से हम जो है हर पॉइंट को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे बंगाल उनके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि एक तो पैसा बहुत ज़्यादा था, उसके बाद बंगाल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी थी। बंगाल का कोस्ट जो है वो सीधे अरब सागर से लगता है और वहाँ से बाई शिप कहीं भी किसी भी देश से कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक जितने भी अंग्रेज का आप देखेंगे 3 लोकेशन था। एक आपको मद्रास, एक बंगाल, एक बंबई। ये तीनों लोकेशन काफ़ी मायने रखता था। किसी भी देश का लोकेशन उसके वर्तमान स्थिति या उसके वैदेशिक नीति, उसके आर्थिक नीति, हर चीज में किसी देश का लोकेशन डिपेंड करता है। और यही अंग्रेज चाहते थे। पहला चीज तो था उनका कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, और दूसरा चीज था अपना स्ट्रेटजी को मेंटेन करके रखें, अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन को मेंटेन करके रखें। और ये उन्हें बंगाल से मिल रहा था। चलो यहाँ तक तो हम समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको समझाना जरूरी है। अंग्रेज इतनी बात तो समझ गए कि भाई बंगाल जैसा समृद्धशाली प्रदेश उनको मिल गया, अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, और वो धीरे धीरे पूरे इंडिया पे कंट्रोल करना चाहते हैं। अब इंडिया पे कंट्रोल करने के लिए उन्हें नॉर्थ में तो बंगाल मिल गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सारा कुछ भारत का कुछ ये इस तरीके से आकर है। ये पूरा बंगाल इधर कंट्रोल आ गया। मद्रास तो था ही था, कर्नाटक, हैदराबाद तो ऑलरेडी वो अपने
कंट्रोल में कर चुके थे। आपने देखा था कर्नाटक का जो लड़ाई हुआ उसमें हैदराबाद और कर्नाटक वो अपने कंट्रोल में कर चुके थे। अब बंगाल से बाहर कौन था, तो इधर की मराठा शक्ति, ऊपर में पंजाब का ये जो जाटों की शक्ति, ये सॉरी सिखों की शक्ति, जाटों का शक्ति, और इधर एक राज्य था मैसूर। इधर एक राज्य कौन था, मैसूर। वेस्टर्न कोस्ट पर एक राज्य था मैसूर। आइए इसको थोड़ा मैप में समझते हैं, इस लोकेशन को मैप में, क्योंकि देखिए पिक्टोरियल आप अगर किसी चीज़ को पिक्टोरियल समझते हैं तो वो समझना बहुत आसान हो जाता है। तो एक मिनट हम मैप से आपको लोकेशन क्लियर कर देते हैं कि हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये देखिए इस लोकेशन की बात की जा रही है। ये हमारा प्यारा भारत का दक्षिणी हिस्सा है। एक मिनट कहाँ गया, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ ये देखिए अपना ये दक्षिणी भारत का, सॉरी ये देखिए ये अपना साउथ इंडिया का लोकेशन है ये वाली, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए, ये इस मैप को, सबसे पहले इस मैप को देखते हैं। ये अपना साउथ इंडिया का लोकेशन हो गया, ठीक है। ऊपर में ये इधर से ऊपर ये बंगाल का लोकेशन था पूरा का पूरा। चलो यहाँ तक तो ठीक है। ये निजाम का प्रदेश आता था, निजाम टेरिटरी, अर्थात हैदराबाद का ये वाला पूरा का पूरा टेरिटरी था। चलो ये इसके बदले इसमें देखो, पहले ये इस वाले लोकेशन को देखो। ये पूरा का पूरा ये जो टेरिटरी है ना, ये पूरा का पूरा निजाम के अंतर्गत आता था, ठीक है। ये समझ गए आप। ये कर्नाटक की टेरिटरी थी, ये वाली इधर वाली, ये पूरा जो ये ब्लू का हमारा ये जो लगा रखे हैं, ये कर्नाटक की टेरिटरी थी। ये पूरा निजाम का टेरिटरी था, हैदराबाद। कर्नाटक और हैदराबाद में मतलब इनडायरेक्टली अंग्रेजों का प्रभुत्व आ चुका था। चलो ये दोनों में से तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये दोनों अंग्रेजों के मित्र देश थे, ठीक है, या मित्र राज्य था। ये पूरा यहाँ से ये वाली जो टेरिटरी है ना इधर से ऊपर, ये मराठों के नेतृत्व में आता था, मेरे मराठों के पास में आता था, ठीक है। ये वाला लोकेशन पूरा मैसूर था। ये देखिए यहाँ से लेकर के ये पूरा लोकेशन ऐसे, ये पूरा मैसूर था, ये पूरा मैसूर था। अब देखिए यहाँ पर मैसूर का जो लोकेशन है वो देखिए, यहाँ मैंगलोर है, मैंगलोर कोस्ट है, माहे यहाँ यहीं पे है। तो ये वेस्टर्न कोस्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंस और इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर अंग्रेज को पूरे साउथ इंडिया पे कंट्रोल करना था तो इसके लिए उनको ज़रूरी था कि वो मैसूर को कंट्रोल करें, क्योंकि कर्नाटक तो उनका पूर्ण रूप से हो ही चुका था, हैदराबाद भी कुछ नहीं कर पाता उनका, और ये नीचे छोटा सा त्रावणकोर जो एक त्रावणकोर एक जगह है, ये भी अंग्रेजों का दोस्त था। तो कर्नाटक, हैदराबाद, त्रावणकोर, ये तीनों अंग्रेज का दोस्त था। ये इधर कौन थे, मराठे थे। चलो मराठे को अभी अगर साइड करते हैं तो दक्षिण भारत में सिर्फ अगर मैसूर को कंट्रोल कर ले तो पूरा साउथ के लोकेशन को कंट्रोल कर लेते, ठीक है। बात आगे समझ में। चलिए इस मैप का अभी यहीं तक के है। ये देखिए नॉर्दर्न सरकार भी अंग्रेजों को दे दिया गया था, किसके द्वारा, निजाम के द्वारा। कब दिया गया था, 1766 में, ध्यान रखिएगा। निजाम के साथ संधि कर लिया था अंग्रेज, बोला कि भाई क्या भाई नहीं दोगे तो तुमको हम मार देंगे। क्या करेंगे, मार देंगे। और इस तरीके से वो नॉर्दर्न सरकार भी ले लिया था, ठीक है। चलिए ये मद्रास तो उनका लोकेशन था ही, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का लोकेशन था अंग्रेजों का। ये देखिए मद्रास का लोकेशन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, अब अपनी जो बात है वो शुरू करते हैं। बात हमारी क्या थी, ये देखिए एक छोटा सा फोटो है आपके आंग्ल मैसूर युद्ध का, ये वाली, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि सबसे पहला चीज था कि मैसूर, बंगाल के बाद मैसूर अंग्रेजों को क्यों लगा कि मुझे जीतनी चाहिए। पहले समझिए, देखिए हमेशा हमने बताया है कि 2-4 सवाल आप किसी भी टॉपिक को पढ़े ना तो 2-4 WH ग्रुप हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे कि WH ग्रुप वाले से सवाल कर लीजिए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्या हुआ, उसका आउटकम क्या निकला, कब हुआ, कैसे हुआ, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मैसूर इंपॉर्टेंट क्या क्यों था। तो पहला तो स्ट्रेटजिक इसका लोकेशन समझ में आ गया कि साउथ इंडिया में अगर कवर कर लिया तो एक तो वेस्टर्न कोस्ट इसके कवर में आ जाएगा, नीचे वाला ये पूरा मैंगलोर, ये वाला पूरा कोस्ट कवर। ऊपर तो यहाँ पे सूरत और बॉम्बे तो कंट्रोल में था ही था, नीचे का अगर कंट्रोल में आ जाएगा तो पूरा ये वेस्टर्न कोस्ट अंग्रेजों के कंट्रोल में। ईस्टर्न कोस्ट तो पूरा कंट्रोल था ही, ये उत्तरी सरकार यहाँ, और ये यहाँ पे मद्रास, और इधर में बंगाल, तो ये पूरा कंट्रोल था। ये पूरा का पूरा साउथ जो है अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता। तो पहला तो स्ट्रेटेजिक महत्व था। दूसरा क्या था ना, ये मैसूर पे कंट्रोल करना, क्योंकि देखिए
क्या हुआ कि 1761 ईस्वी में मैसूर का जो पूरा का पूरा ताकत था, या एक तरह से कहिए मैसूर का राज्य जो था वो हैदर अली के हाथों में आ गया था पूर्ण रूप से। राजा वहाँ का कौन बन गया था, ये देखिए हमने पहले मैसूर से संबंधित एक वीडियो बना रखा है, उसमें हमने डिटेल से बताया था कि हैदर अली कौन था, कैसे क्या आया, एक सैनिक से स्टार्ट करते हुए अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। क्योंकि देखिए पहले क्या था कि मराठों का आक्रमण हमेशा होते रहता था मैसूर पर। ये मराठा हमने बताया था कि जस्ट लगे हुए ऊपर में मराठा था, तो मराठों का आक्रमण हमेशा होते रहता था मैसूर में। चलिए पर ही डिस्कस करते हैं। मराठों का आक्रमण हमेशा कहाँ होता रहता था, मैसूर में होते रहता था। और हैदर अली जब से आया ना, तब से मराठों के आक्रमण को कई बार वो शिकस्त दिया उसने, कई बार उसने क्या दिया, शिकस्त दिया। तो इस कारण ये धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करते करते 1761 ईस्वी में ये क्या बन गया था, मैसूर का शासक बन गया था। चलो इतनी बात तो समझ में आती है कि 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बन गया। तो शासक बन जाने से अंग्रेजों को आंखों का कांटा क्यों बन गया, ये तो शासक बना ना, अंग्रेज के आंख का कांटा थोड़े बना। तो देखिए अंग्रेज के आंख का कांटा बनने का कारण था कि हैदर अली उस समय तक बंगाल को जीत चुके थे अंग्रेज। 1757 की लड़ाई हमने देखा था कि उस समय तक बंगाल को जीत चुके थे, और 2-4 साल बाद ये बक्सर की लड़ाई भी हुई, वहां भी बंगाल को पूर्ण रूप से जीत चुके थे। तो हैदर अली को यह चीज पता था कि भाई हमें अपने आप को मजबूत रखना है, हमें अपने आप को मजबूत रखना है। और हैदर अली की एक और विशेषता थी कि जिस तरीके से अंग्रेज विस्तारवादी नीति के थे, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को अधिकार करना चाहते थे, हैदर अली की भी नीति वही थी, आगे जाकर के टीपू सुल्तान की भी नीति वही थी। और कहीं ना कहीं हैदर और टीपू के हार का एक कारण ये भी है कि उनकी विस्तारवादी नीति थी। अरे विस्तारवादी नीति का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो भी छोटे छोटे राज्य या कमजोर शासक मिले उस पर अटैक करके उसको अपने कंट्रोल में ले लेना, ये हो गई विस्तारवादी नीति। जैसे चाइना क्या करता है, जहां छोटा सा कुछ कमजोर जगह पड़ा वहां पे अटैक करता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है। या ये इकोनॉमिकल ट्रैप में फंसाता है चाइना, और वो भी एक तरह से उसका विस्तारवादी नीति का ही हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए एक तो अंग्रेजों की पहले से ही विस्तारवादी नीति थी, अब एक नया मैसूर का शासक आया हैदर अली, इसकी भी विस्तारवादी नीति है। अब भाई जब दो शेर तो कहीं रह नहीं सकते, किसी एक को तो हटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिल बैठे दो शेर तो क्या होगा भाई, जंगल तो एक है, भारत तो एक है, रहना तो किसी एक को पड़ेगा। अब ये दोनों शेर कहाँ से एक साथ रह सकता है, और यही कारण हुआ कि भाई अंग्रेज इस पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो ये चीज़ तो समझ गए कारण अंग्रेजों का इस पे अटैक करने का। एक तो साउथ में अगर शासन करना है, साउथ में कंट्रोल करना है, तो है मैसूर जीतना आवश्यक। उसके बाद मैसूर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हैदर अली का डर भी था, क्योंकि ये साम्राज्यवादी नीति का आदमी था, क्योंकि ये ऑलरेडी डिंडीगुल में एक फैक्ट्री भी, गन की फैक्ट्री भी लगा चुका था, ठीक है ना। उसके अलावा ये अपनी सेना को पुनर्गठित भी किया था। बहुत सारी चीज़ें थी जो हमेशा इसको परेशान करते रहता था, किसको, साथ में जब कभी चाहे तो हैदराबाद पे आक्रमण कर दे, कर्नाटक पे आक्रमण कर दे, मराठों से ये कर ले, बहुत सारी चीज़ें होते रहती थी। चलो इसका एक और चीज़ बताता हूं मैं। तो ये तो समझ गए, अंग्रेज बंगाल की जीत से अपनी आंखें चकाचौंध कर लिए थे, उन्हें तो अब समझ में नहीं आ रहा था, वो तो सातवें आसमान पे उड़ रहे थे। उन्हें लग रहा था अब तो भाई कहीं भी जाएंगे, हमारे हाथ से किसी भी मिट्टी को छू लो ना तो सोना बन जाएगा, ऐसा उनको लग रहा था। पर वो अभी भी थोड़ा सा सकते में थे। कारण क्या था कि बंगाल जिस तरीके से उनको जीत हासिल हो गई बंगाल में, वह जीत मैसूर में हासिल होने वाली नहीं थी, क्योंकि हैदर अली खुद एक महान शासक था और काफी योग्य था। हैदर अली को हराना आसान नहीं होता है, और हैदर अली इतना बुरे तरीके से हराता है अंग्रेज को कि क्या बताएं आपको। चलिए उस पूरे कहानी को, उस पूरे घटनाक्रम को एक कहानी का रूप देते हैं, और कहानी में समझते हैं कि प्रथम, जैसे देखिए, चलिए इससे पहले एक चीज और बताते हैं। अंग्रेज है ये मैसूर को एक बार में नहीं जीत पाए, एक बार में मैसूर को नहीं जीत पाए, करारी शिकस्त मिली, करारी हार मिली, फिर आक्रमण किए, फिर भी नहीं जीते, फिर आक्रमण किए, फिर भी नहीं जीत पाए, और 4 बार उनको आक्रमण करना पड़ा, 4 बार लड़ना पड़ा, और लास्ट में 1799 में लॉर्ड बेलेजली के समय में मैसूर क्या हुआ, अंग्रेजों के हाथ में फाइनली आ गया। ठीक है,
तो क्या अंग्रेजों के हाथ में आने के बाद अंग्रेज उस पर डायरेक्ट शासन करने लगे या मैसूर को छोड़ दिया गया? तो बाकी की कहानी कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे। इससे पहले की कहानी देख लेते हैं कि चौथी युद्ध तक के लोग पहुंचते कैसे हैं। वो कहते हैं ना कि बाकी का एपिसोड बाद में देखा जाए, तो वही बाकी का एपिसोड हम लोग देखेंगे कि आखिर मैसूर के साथ क्या होता है। तो मैसूर के साथ क्या होगा, इसे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। बीपीएससी स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, और काफ़ी मनोरंजक रूप में आप पूरे इतिहास को समझने का कोशिश कीजिए। ये हमारा वादा है कि इतिहास पढ़ने में इंटरेस्ट आपको जगा देंगे। बस आपसे गुजारिश है कि इसे ध्यान से सुनते रहें, मज़ा लेते रहें, ज़्यादा नहीं करना है। हमारा पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, ठीक है। चलो अब आ जाओ दोस्त, कहाँ आ जाओ, हमने बताया था। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो मैसूर की लड़ाई होती है, जब बंगाल की लड़ाई हुई थी 1757 में, तो सिर्फ बंगाल इंपॉर्टेंट था, उसके अलावा कहीं और जरूरत नहीं थी। वही बक्सर के युद्ध में आपको अवध भी इंपॉर्टेंट, उस अवध का भी रोल आ गया था। लेकिन मैसूर में ना आप चारों युद्ध देखेंगे, और चारों युद्ध में मैसूर के साथ साथ आपको हैदराबाद और मराठा, ये दो तो जरूर आएंगे। इसलिए आपको हमने लोकेशन पहले बता दिया, ताकि अगर मराठा कहें तो आप समझ जाएं कि मराठा का क्या टेरिटरी था, और निजाम कहने का मतलब हैदराबाद का क्या टेरिटरी था। ये चीज़ को आप समझ लें। कर्नाटक तो ये समझ ही रहे हैं, ये पूरा कर्नाटक है, ये पूरा ऊपर भी कर्नाटक का ही हिस्सा था। चलो इतने समझ गए। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताते हैं हम। हुआ क्या था? हुआ ये था कि 1766 की बात है। कब की बात है? 1766 की बात है। अभी युद्ध शुरू नहीं होता है, अभी युद्ध की पृष्ठभूमि बनती है। 1764 में अंग्रेज बंगाल जीत गए होते हैं। अंग्रेजों का जो ख्वाहिश रहता है, उनकी खुशी जो रहती है, वो सातवें आसमान पे उड़ते रहती है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, साल 2 साल के बाद अंग्रेज क्या करते हैं कि हैदराबाद पहुंचते हैं। हैदराबाद निजाम से मिले, निजाम को बोले भैया देखो ऐसा करो तुम कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। तुम क्या करो, हमारे साथ मिल जाओ, और तुम टेंशन ना लो। ये जो मैसूर के हैदर अली तुम पे आक्रमण करते रहता है ना, तो उसके आक्रमण से मैं तुम्हें बचाऊंगा। अंग्रेजों की नीति भी आगे यही आती है, सहायक संधि की। बेलेजली का सहायक संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे हम लोग देखेंगे पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, उसमें हम लोग देखेंगे सहायक संधि क्या था, रिंग फेंस की नीति क्या थी, पैरामाउंटेंसी की नीति क्या थी। ये सब सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे। तो अभी देख लीजिए, अंग्रेज आते हैं और हैदराबाद, क्योंकि देखिए मैसूर का एक्सपेंशन पॉलिसी होता है, वो कभी हैदराबाद के, कभी मराठों के क्षेत्र पे, कभी कर्नाटका के क्षेत्र पे, कभी इधर उधर आक्रमण करते रहते हैं। तो हैदराबाद को बोलता है कि भाई तू टेंशन ना ले, तेरे को बचाने के लिए तेरा भाई अभी जिंदा है, बस तू एक काम कर मेरे को। तो निजाम बोलता है बोलिए साहब क्या करें हम? तो तू बस एक काम कर कि तू मेरे को ये वाला एरिया ना, ये आराम से दे दे, एरिया कुछ एरिया दे दे। बोला ठीक है भाई, जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, तुम कम से कम हमें बचाओगे तो ये नॉर्दर्न सरकार का कुछ एरिया जो है हैदराबाद, इसे दे देता है। पहली चीज यहाँ होती है, ठीक है। उसी तरीके से एक और चीज समझते हैं, अंग्रेज हैदराबाद को तो सहायता देने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके साथ ही भी बोला कि भाई एक काम करो, तू, हम तो सहायता देंगे, अब तू मैसूर पर अटैक कर दे। क्या कर? मैसूर पर तू अटैक कर दे। अब अंग्रेज और हैदराबाद के निजाम आपस में हो गए भाई भाई। आपस में क्या हो गए? भाई भाई। तब हैदर अली की उस समय मराठों से थोड़ी सी झड़प चल रही थी, लेकिन आपको पता होगा 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है, और अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा के बीच में ये होता है 1761 की लड़ाई, और मराठा बुरी तरीके से पराजित होते हैं वहां पे। ये हमने पहले बता चुका है, हमने बताया पहले, मराठों की हालत बहुत बुरे तरीके से उस समय हो जाती है। इकोनॉमिकल कंडीशन बेकार हो जाता है, मराठा अपने सैनिक को पेंशन क्या, सैनिक हटाने के लिए मजबूर, जो उनके पास सैनिक है उनको देने के लिए पेंशन पैसा तक नहीं बचता है, ये हालत हो जाती है मराठों की। यहाँ पर हैदर अली भी कम कूटनीतिज्ञ नहीं था, जिस तरीके से अंग्रेज कूटनीतिज्ञ थे, हैदर अली भी कम कूटनीतिज्ञ नहीं था। जब देखा कि अंग्रेज और निजाम का संधि हो गया है, वो फटाक से मराठा को बुलाता है, बोलता है भाई तेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत पैसे है, तू लेना 30 लाख रुपया, 30-35 लाख रुपया मराठों को देते हैं, और मराठों के साथ में मैसूर कर लेता है संधि। बोला यार तू तो ऐसे भी हार गया था ना,
पानीपत में तेरे को तो पैसे की कमी है, तू ले पकड़ और तू मेरे तरफ आ जा। चल, मराठों से कर लेते हैं ये संधि। अब आ गया क्या, मजबूत पोजीशन में। और इसके साथ मैसूर कुछ समय के लिए हैदराबाद के लिए साथ भी संधि कर लेता है। हैदराबाद के साथ संधि हो गया, इसके साथ संधि हो गया। अब मैसूर, अब हैदर अली जो है वो क्या किया, अब बोला आजा बेटा तू अंग्रेज, अब तेरे को बताते हैं, 7 समंदर पार भेजेंगे तुमको। एकदम मुरेठा बांध लिया, बिहारी में कहते हैं ना, अपना एकदम मुरेठा बांध लिया। हो गई लड़ाई, चलो 2-2 हाथ कर लेते हैं, ठीक है ना। लड़ाई होते के साथ हैदर अली इतना बुरे तरीके से अंग्रेजों को हराया, लेकिन इस अंग्रेज को हराने से पहले निजाम डर के कारण दोबारा अंग्रेजों के पास चले गए। क्यों? क्योंकि कुछ एक युद्ध हुआ था 1767 में, मेन बार स्टार्ट होने के पहले, जिसमें हैदर अली थोड़ा बहुत कहीं पराजित हो गया था। तो जिस चक्कर में निजाम को लगा यार अगर हैदर अली के साथ रहे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी हमारी कहानी। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी निजाम हैदर अली मैसूर ये त्रिगुट बना लेते हैं, कभी ये दोनों अंग्रेजों के साथ चले जाते हैं, हैदर अली मैसूर अकेला पड़ जाता है, कभी फिर निजाम आ जाता है, कभी फिर ये मराठा आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई यहाँ एक और चीज गौर करने वाली बात है कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जो थे, उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना थी। वो कभी भी पर्सनल हित के लिए नहीं लड़ते थे, वो देश के लिए लड़ते थे। उनके अंदर इतना ज्यादा नेशनलिज्म भरा हुआ था, इतना ज्यादा कूट कर अंदर राष्ट्रीय भावना भरी हुई थी। लेकिन भारत की जो शासक थे, भारत के जो शासक थे, उनके अंदर क्षेत्रीय था, क्षेत्रवाद की भावना थी। उनके अंदर एक पूरे राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, बल्कि क्षेत्रवाद की भावना थी। और क्षेत्रवाद के भावना के कारण कभी आपस में संधि करते थे और कभी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे। और यह भी बहुत बड़ा कारण हुआ कि भारत में ब्रिटिश जैसे मुट्ठी भर लोग आते हैं और भारत जैसे इतने अच्छे सोने की चिड़िया का सारा पंख, एक एक रेशा उड़ेल कर लेकर चले जाते हैं और इसके पास कुछ नहीं बचता है, नंगी चिड़िया हो जाती है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे निजाम फिर चला गया। चलो उसके बाद आ जाता है 1768। अब 1768 में हैदर अली बोलता है कोई बात नहीं है निजाम जी, आप जाइए, आपका तो औकात हम देख ही लिए हैं। 1768 में होती है लड़ाई, 1768-69 में। और इतना बुरे तरीके से अंग्रेजों को हराता है हैदर अली, इतना बुरे तरीके से कि आपको क्या बताएं, ये मारते मारते पीटते पीटने मद्रास तक ले आता है हैदर अली। और जब अंग्रेज देखते हैं कि भाई अब तो मद्रास तक ले आया, अब हमारा मद्रास किला भी हैदर अली आक्रमण कर देगा और जीत लेगा, तो अंग्रेज लास्ट में हार करके हैदर अली के साथ संधि करने का कोशिश करते हैं और संधि कर लेते हैं। अंग्रेजों का बहुत बढ़िया तरीका था, सबसे पहले तो आक्रमण करेंगे, अटैक करेंगे, फिर ट्रीटी करेंगे, फिर उस ट्रीटी को तोड़ेंगे, फिर ट्रीटी करेंगे। बार ट्रीटी, बार ट्रीटी, बार युद्ध संधि, युद्ध संधि, युद्ध विराम, संधि युद्ध, संधि विराम, यही अंग्रेजों की पॉलिसी होती है। और उसी पॉलिसी के अंतर्गत जैसे ही लगा कि अब हम हारने वाले हैं, हैदर अली की गलती हो गई उस समय कि वो अंग्रेजों को भगाया क्यों नहीं। अगर वो वहां से पूरा मद्रास से पूरा एरिया कवर कर लेता फिर तो अंग्रेज कमजोर पड़ जाते। लेकिन ये यहाँ पे हैदर अली कर लेता है मद्रास की संधि। कहां तक भगाता है? मद्रास। देखिए ये आपको ये मैप से याद करने में आसान होगा। इसमें याद करने वाली बात क्या है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट, कि एंग्लो मैसूरवाद कब हुआ, तो 1799 नहीं, ये तो चौथे मैसूरवाद की है, 1767 से लेकर के 69 तक, 1767 से लेकर के 69, या इसको 68-69 भी कह सकते हैं। ठीक है, 68 से लेकर के 69 तक, तो 69 तक हुआ। इसका मतलब 1769 में संधि हो जाती है। तो संधि कहां होती है, तो हैदर अली कहां तक पीटते लाता है अंग्रेज को, मैं यहां मद्रास तक, तो मद्रास की संधि। इसका मतलब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मद्रास की संधि से होती है। इस युद्ध का महत्व क्या रहा, इस युद्ध में क्या हुआ, इसका परिणाम क्या निकला, तो इस युद्ध में हैदर अली सर्वोच्च और शक्तिशाली शासक बनकर उभरता है। और अंग्रेज जिसका खुशी 7वें आसमान पे था बंगाल विजय के बाद, वो धराशायी हो जाते हैं। इतनी चीज तो समझ गए, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं और वो मजबूर हो जाते हैं संधि करने के लिए। चलिए इस संधि में क्या क्या हुआ। सबसे पहला हुआ कि भाई दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी कि भाई मैसूर के टेरिटरी का सम्मान अंग्रेज करेंगे और अंग्रेज का सम्मान मैसूर करेंगे। पहला चीज।
दोनों एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करें। दूसरा चीज, जरूरत पड़ने पर मैसूर अंग्रेज को सहायता करेगा और अंग्रेज मैसूर को सहायता करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखिए, क्योंकि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण यही पॉइंट बनता है। मैं अंग्रेज बोले कि भैया जब कभी आपको जरूरत पड़ेगा तो हम आपकी सहायता करेंगे, और जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो आप सहायता कर देना। हैदर अली बोला ओके, गॉट इट भाई। उसके बाद तीसरा चीज, अंग्रेज को बोला कि अच्छा, जो तुम आक्रमण किए हो, जो इस तरीके का काम किए हो, इसका फाइन कौन देगा? तो अंग्रेज हार चुका था, बोला ठीक है सर, आप ले लो फाइन और किसी तरीके से जान हमारी बख्श दो। यहाँ पे फाइन दिया। तो तीन मुख्य रूप से हुआ, पहला एक दूसरे का सम्मान, दूसरा जरूरत पड़ने पर सेना सहायता, और तीसरा अंग्रेजों के ऊपर फाइन लगाया गया। समझ लीजिए, जो अंग्रेज बंगाल में 7वें आसमान पे थे, मुगल सम्राट पे फाइन लगा रहे थे, नवाब को हटा दिए, वो यहाँ पे फाइन देना पड़ा उनको। चलो, यहाँ तक कहानी सही हो गई। परंतु अंग्रेजों की जो ट्रीटी है ना, वो ज्यादा दिन चलती नहीं है। ज्यादा दिन क्या होती है? चलती नहीं है। 1769 में तो ट्रीटी हुआ और तुरंत अगले साल हो गई कहानी। अगले साल नहीं, सॉरी, 10-11 साल के बाद 1780 में फिर दोबारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हो जाता है। चलिए, इसका बैकग्राउंड क्या होता है, उस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड में कहानी ये होती है कि, चलिए, यहां तो हमने देख लिया था कि 1768 में हैदर अली जो है मराठों से संधि कर लेते हैं पैसे दे करके कि भाई तेरे पास पैसा नहीं है, तू ले पकड़। लेकिन धीरे धीरे हमने मराठों के साम्राज्य में पढ़ा था कि धीरे धीरे मराठा अपनी शक्ति को, अपने ताकत को मजबूत करते हैं और दोबारा अपने ताकत को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, दोबारा अपने ताकत को बढ़ा लेते हैं। और आपको एक चीज बता दें, हमने पहले भी बताया था कि मराठा ही मात्र एक ऐसी शक्ति थी भारत में, मुगल साम्राज्य के बाद, मुगल शासक के बाद, औरंगजेब जिसको कह सकते हैं, औरंगजेब के बाद, जो पूरे भारत पर शासन करने का क्षमता रखता था। लेकिन उनकी पूरी क्षमता धूल धूसर हो गई 1761 ईस्वी में पानीपत के लड़ाई में। अगर पानीपत की लड़ाई जीत लिए होते तो शायद भारत में मराठों का साम्राज्य होता, न कि अंग्रेजों का साम्राज्य। ठीक है, लेकिन 1761 में तो हार गए बुरे तरीके से, लेकिन अगले 10 साल 12 साल में ये अपने आप को एक बार फिर से खड़ा कर लिया और अपने आप को मजबूत स्थिति में ले आए। 1771 ईस्वी में मराठा बोला कि भाई जब हम कमजोर थे तो बहुत आक्रमण करता था, बहुत लड़ाई झगड़ा, और ऐसे भी मराठा हमेशा आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण करके चौथ और सरदेश मुखी वसूलते रहते थे और अपना काम चलाते रहते थे। उनका मेनली यही काम था। तो वो 1771 ईस्वी में मैसूर पर आक्रमण करते हैं। कौन आक्रमण करता है? मराठा। अब यहीं पर आप याद कीजिए जो हमने बोला था याद रखने के लिए। 1771 में ये आक्रमण कर रहा है, तो संधि के अनुसार, मद्रास की जो संधि हुई थी, इसके अनुसार अंग्रेज को सहायता देना चाहिए था मैसूर को, लेकिन अंग्रेज सहायता नहीं देता है मैसूर को। बात आ गई समझ में? मराठा जब आक्रमण करते हैं तो संधि का अवहेलना करता है अंग्रेज, सहायता नहीं करता है। क्यों सहायता करेगा भाई? उसे तो इसे जीतना है, इसे तो बस इतना सा मतलब है कि इसकी शक्ति कमजोर होते जाए, जैसे ही शक्ति कमजोर होगा ये इस पे आक्रमण कर देगा। ठीक है ना? बस यही इंतजार में तो अंग्रेज रहते थे। चलो, यहां पे आक्रमण हो गया, पहली चीज, सहायता नहीं किया। उसके बाद एक और चीज हुआ कि कुछ समय बाद मराठों की ये बंबई प्रेसिडेंसी जो थी ना, इधर की बंबई, तो बंबई के अंग्रेज से, जो अंग्रेज थे, उससे लड़ाई, और हैदराबाद की भी उससे लड़ाई स्टार्ट हो गई। आपस में तू में झगड़ा झंझट हो गया। अब ये फायदा देख करके मैसूर बोला कि ठीक है भाई, लड़ाई तुम अटैक पहले किया, 1771 की बात है, भूल जाते हैं दोनों भाई उसको, और अब क्या करते हैं कि आ जाओ दोनों भाई मिल करके, तीनों भाई मिल करके अंग्रेजों को सबक सिखाते हैं। और एक बार फिर से मैसूर प्लस निजाम प्लस मराठा आपस में त्रिगुट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आपस में त्रिगुट बना लेते हैं। और त्रिगुट, चलो इतनी चीजें तो हो गई। इसके साथ एक और चीज हुआ था, इससे पहले ही शायद घटना घटित हुई थी। ये देखिए यहाँ पे इस वाले मैप में देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया मैसूर का था, देख रहे हैं आप, ये पूरा एरिया। और इस एरिया में एक माहे जगह आती थी जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी। आपको पता है ना, पौंडीचेरी, 3 पौंडीचेरी है भारत में। एक पौंडीचेरी यहाँ पे हो गया, एक कराईकल और एक माहे। ठीक है, 2 ईस्टर्न कोस्ट पे है और एक वेस्टर्न कोस्ट पे है पौंडीचेरी का हिस्सा। ठीक है, तो ये माहे मैसूर का हिस्सा में आता था और माहे पे आक्रमण कर देता है अंग्रेज। माहे पर कौन आक्रमण कर देता है?
अंग्रेज, क्योंकि फ्रांसीसियों से उसकी लड़ाई रहती है, फ्रांसीसियों से उसका झंझट होता है। ठीक है, 1773 में। कब? 1773 ईस्वी में। ध्यान रखिए, 1771 में मराठा आक्रमण किया, अंग्रेज मदद नहीं किया। और दोबारा पुनः 1773 ईस्वी में अंग्रेज किस पे आक्रमण कर देता है? माहे पे। और माहे उस समय मैसूर का हिस्सा होता है। ये पूरा हिस्सा, ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ये मैसूर का हिस्सा होता था। माहे पे आक्रमण कर दिया। एक तो सहायता नहीं किया, दोबारा माहे पे आक्रमण कर दिया। अब हैदर अली को लगा भाई ये तो हमारे संप्रभुता का हनन कर रहा है अंग्रेज, ट्रीटी का अवहेलना किया ही किया, उस समय गुस्सा तो था ही था। अब एक किसी भी स्वाभिमानी शासक के लिए ये काफी मतलब अवमानना का सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, और इसको बहुत गुस्सा आया, और इसी गुस्सा के बाद इसने मराठों से और निजाम से, ये दोनों से संधि कर लिया। बोला भाई तू आजा हमारे साथ, अब अंग्रेजों को सिखाते हैं सबक। और संधि करके ये कर्नाटक पर, मैसूर कर्नाटक पर आक्रमण करता है। कर्नाटक पे कहां? अर्काट, कर्नाटक की राजधानी जो अर्काट होती थी, अर्काट पे आक्रमण करता है, क्योंकि कर्नाटक जो है वो अंग्रेजों का मित्र राष्ट्र होता है, इस कारण कर्नाटक पर यह आक्रमण कर देता है। कब करता है? 1780 में। और इसके आक्रमण करते के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। चलो इतना तो समझ में आ गया। यहां पे आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करने के बाद हैदर अली, उस समय एक अंग्रेजों का जनरल बेली था। कौन था? बेली। बेली को हैदर अली बुरी तरीके से परास्त करता है, बुरे तरीके से उसको हराता है। ठीक है, अंग्रेज पहली युद्ध में तो हारे थे ही थे, इसमें भी बहुत बुरे तरीके से हार रहे थे। उसी समय अंग्रेज कूटनीति चाल चल जाते हैं। अंग्रेज क्या चल जाते हैं? कूटनीति चाल चल जाते हैं। और कूटनीति चाल चलने के बाद हैदराबाद और मराठा को अंग्रेज अपने पक्ष में कर लेते हैं। जो इन तीनों की संधि थी ना, इसको ब्रेक करते हैं और उनको अपने पक्ष में, हैदराबाद को गुंटूर और एक जगह जिसका नाम नहीं याद आ रहा है, गुंटूर दे करके, ध्यान रखिए, गुंटूर दे करके हैदराबाद को कि लो भाई ये प्रदेश तुम्हारा है और ये रखो, और मराठों को भी कुछ लालच दे करके अपने बस में कर लेते हैं। तो जो हैदर अली यहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध में जीत रहा था, उसके बाद बेली से तो वो जीत गया, बेली को तो परास्त कर दिया। बेली के बाद एक आता है जनरल आयरकूट। कौन आता है? ध्यान रखिएगा, आयरकूट, इंपॉर्टेंट नाम है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आयरकूट के साथ हैदर अली की लड़ाई होती है पोर्टो नोवो युद्ध, जिसे पोर्टो नोवो की लड़ाई कहते हैं। पोर्टो नोवो, ध्यान रखिएगा, ये युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि पोर्टो नोवो की लड़ाई जो है वो किसके किसके बीच में लड़ी गई, कब लड़ी गई? तो 1780 में बेली को तो हरा दिया, और हराने के बाद आयरकूट आता है, और उस समय तक अंग्रेज इससे, निजाम से और मराठा से संधि भी कर लिए होते हैं। हैदर अली अकेला पड़ जाता है। पोर्टो नोवो में आयरकूट आता है, और आयरकूट हैदर अली को बुरे तरीके से हरा देता है। हरा दिया, लेकिन हराने के बाद भी हैदर अली का उत्साह कम नहीं होता है, और वो अपना लड़ाई लड़ते रहता है। वो ये भी बेचारा देखता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, अब साथ कैसे देगा भाई, आपस में तो कभी मेल रहा ही नहीं, लोग तो क्षेत्रवाद से ग्रसित थे, कहाँ से कोई साथ देगा? कभी एक होने का तो प्रयास कोई किसी ने किया नहीं। मैसूर की जब ताकत थी तो मराठा हैदराबाद पे आक्रमण करते, अरे कभी एक दूसरे के साथ अगर प्यार मोहब्बत से रहोगे तब ना भाई। अब किसी को गर्मी दिखाओगे तो मौका मिलते के साथ तो गर्मी वो भी दिखा देगा ना आपको, ठीक है ना? तो इसलिए, क्योंकि अगर चींटी जमीन पर है तो हाथी उसे मसल सकता है, लेकिन एक बार मौका मिला और चींटी उसके पैर पर चढ़ गया तो पैर पर चढ़ते चढ़ते सूंड में घुस जाएगा, और जैसे ही एक बार अंदर घुस गया ना, फिर तो हाथी की बैंड बजा देगा। तो इसलिए कमजोर कभी कोई नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो प्यार मोहब्बत की बात हो या लड़ाई झगड़े की बात हो, ठीक है ना? चलिए यहां पे देखते हैं, ये सब अलग हो गया। पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली की हार हो गई, और ये थोड़ा घायल हो गया, और घायल अवस्था के दौरान दिसंबर 1782 में इसकी क्या हो जाती है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। भाई हैदर अली की मृत्यु हो गई, आप समझिए, हैदर अली की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ये ऐसा नहीं था कि इसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसका बेटा था टीपू सुल्तान, ठीक है ना? टीपू सुल्तान ने युद्ध का कमान संभाल लिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, शासक मारा जाता है, मेन शासक मारा जाता है,
कहीं कहीं तो साइड के रोल वाले मारे जाते हैं और शासक अपने आप को समर्पित कर देते हैं। यहाँ शासक मारा गया और उनका बेटा उस युद्ध को जारी रखता है और जारी रखते हुए जीतने नहीं देता अंग्रेजों को। देखिए जारी रखता है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु होती है। अब 82 से 84 तक के युद्ध चलते रहता है लेकिन अंग्रेज जीत नहीं पाते हैं। अब इसी से आप समझ लीजिए कि हैदर अली जो अंग्रेजों को बार बार हरा रहा था, उसका बेटा भी उससे कुछ कम नहीं था, बल्कि उससे ज़्यादा ही कर सकते हैं, ज़्यादा था। तो ये दोनों योग्य शासक थे, ठीक है। और लास्ट में युद्ध होते रहता है, चलते रहता है। इधर चूंकि शासक भी मर गया था और कुछ युद्ध का परिणाम नहीं निकल रहा था, तो 4 साल से युद्ध करते करते अंग्रेज भी थक हार चुके थे और यहाँ टीपू सुल्तान भी परेशान हो चुका था, ठीक है। और इसी बीच में दोनों के बीच संधि हो जाती है। कहाँ की संधि हो जाती है? तो मैंगलोर की संधि, याद रखिएगा, मैंगलोर की संधि। मैंगलोर कहाँ पे है? ये वाला पॉइंट है मैंगलोर। मैंगलोर की संधि हो जाती है अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि पहला युद्ध कौन से संधि पर समाप्त हुआ? तो ये मद्रास की संधि। ध्यान रखिए, एकदम अपोजिट, पहला यहाँ समाप्त हुआ और दूसरा यहाँ समाप्त हुआ। देख रहे हैं, मद्रास मैंगलोर, MM, फर्स्ट और सेकेंड MM समाप्त हुआ। पहला संधि हैदर अली के साथ हुआ था और दूसरा संधि टीपू सुल्तान के साथ। पहले संधि में तो युद्ध का हर्जाना देना पड़ा था, सब कुछ हुआ था, लेकिन दूसरे संधि में कोई रणनीतिक वैसा कुछ विजय नहीं आया। तो भाई जिसका जो प्रदेश जीता हुआ था ना, उसको वो चीज लौटा, जिसका जो प्रदेश था वो लौटा दिया गया। बोला भाई चलो लौटा देते हैं और हम लोग आपस में मजे लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा पृष्ठभूमि और ये पूरी की पूरी कहानी जो थी हमारी द्वितीय मैसूर युद्ध तक के आ गया। द्वितीय मैसूर युद्ध तक के हम लोग यहाँ तक समझ लिए, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर तक हम लोग समझ लिए। अब हमारा एक बार थोड़ा फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे अपने फ्लो। ये देखिए, ये है हमारे हैदर अली जी, फोटो देख लीजिए। फोटो देखने के बाद वो कहते हैं ना, दिल में उतर, आंखों से उतर के दिल में बस गए हो, या कुछ ऐसा करके गाना है ना, कि आंखों से उतर के दिल में बस जाते हो तो भूल नहीं पाते हैं, तो क्या 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 क्या। तो ये देखिए, आप इनको भी आंखों से उतारिए अपने दिल में और बसा लीजिए, क्योंकि इनको बसा लेंगे तो आपके एग्जाम में, देखिए प्यार मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को आंखों में उतार करके दिल में बसा लेते हैं, इससे आपके एग्जामिनेशन पास न होने के 100% चांस बन जाते हैं और आप असफल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो इसमें भी दिमाग का यूज कर लेते हैं और वो सफल हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए रहते हैं। चलो अच्छा है, उनके लिए हमें बधाई देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ पे वो आंख और दिल वाली बात आती है ना, वहाँ पे अपने पढ़ाई को बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हैदर अली के चेहरे को अपने दिल से उतारेंगे आप, आंखों से होकर के दिल में इसको बैठा लेंगे, तो निश्चित रूप से 1-2 नंबर तो एग्जाम में दिलवा ही देगा। मतलब ये आपके एग्जाम में इनसे प्यार कीजिए, ऐसे ऐसे जितने भी फोटो आए ना, उनसे प्यार कीजिए, उनको दिल में उतारिए, ठीक है। ये आपको आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको मदद पहुंचाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं दोनों युद्ध को। हमने फ्लो चार्ट बनाया। पहला देखिए, ये जो युद्ध हो रहा था वो इसका हैदर अली के एक्सपेंशन पॉलिसी का परिणाम था, क्योंकि हैदर अली का भी विस्तारवादी नीति और अंग्रेजों की भी विस्तारवादी नीति, दोनों का विस्तारवादी नीति कहाँ से चलेगा भाई। फर्स्ट वार हुआ 1600 गलती से लिखा गया, 1768 से 1769 में हुआ। हैदर अली वर्सेज अंग्रेज। हैदर अली यहाँ पे जीतता है, अंग्रेजों की बुरी तरीके से हार होती है और ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है यहाँ पे 1769 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है। और मद्रास में क्या होता है, फाइन दिया जाता है, फाइन लगाया जाता है अंग्रेजों पर और बोला जाता है भाई म्यूचुअल सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। इसके साथ ये जो ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है ये अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक, क्योंकि अंग्रेज का जो ये था वो 7वें आसमान पे था, तो अंग्रेजों को यहाँ पे फाइन देना पड़ा, हारना पड़ा। ये उनके लिए बहुत, यहाँ तक कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो सेकेंड युद्ध में सेकेंड जो लड़ाई थी उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स था, और वॉरेन हेस्टिंग्स इसको बोलता है कि भाई ये सबसे बुरा संधि था। पहले लड़ाई में भी तो वॉरेन हेस्टिंग्स ही था, नहीं पहले लड़ाई में नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स तो 1772 में आया था ना, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। 1772 में द्वैत शासन भी समाप्त होती है और वॉरेन हेस्टिंग्स भी आता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में आता है, अर्थात वो क्या बोलते हैं आपका
दूसरे बार के समय में वो रहता है 1772 से लेकर के 1785 तक वो रहता है। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के समय में गवर्नर जनरल वही रहता है, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बोलता है कि भाई ये अंग्रेजों के लिए इससे बड़ा अपमानजनक संधि तो कोई हुआ ही नहीं है, मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी फॉर द ब्रिटिशर्स, ठीक है, ये समझ गए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, कब होता है? 1780 से 84 होता है। और यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसी समय में मराठा के साथ में भी युद्ध चलता है। किसका? तो अंग्रेजों का। 1775 से लेकर के 82 तक अंग्रेजों का मराठा के साथ भी युद्ध चलता है। और वही 82 में उसी समय अंग्रेजों के साथ, जो हमने बताया था कि जो युद्ध चल रहा है, उसी समय हैदर अली उनके साथ संधि करते हैं, मराठा के साथ संधि करते हैं। लेकिन अंग्रेज मराठा के साथ ऑलरेडी संधि कर लिए होते हैं, जिसके कारण मराठा फिर अंग्रेजों की तरफ चले जाते हैं। ये हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध में भी थोड़ा डिटेल देख लेंगे। तो ये उसी समय हुआ था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दो शासक लड़ाई लड़ता है, एक तो 1780 से 82 तक हैदर, और उसके बाद 1782 से 84 तक टीपू, ठीक है। 1771 में मराठा अटैक करते हैं किस पे? तो मैसूर पे, हमने बताया था। लेकिन इंग्लिश हेल्प नहीं करता है, और चूंकि इस ट्रीटी में बताया गया था, मद्रास ट्रीटी में, कि अंग्रेज को हेल्प करना चाहिए, लेकिन किया नहीं। उसके साथ साथ वो क्या किया कि अंग्रेज माहे पे, जो माहे था, माहे पे आक्रमण कर दिया था 1783 में, 73 में हमने देखा था। तो ये सब चीज़ के कारण जो मैसूर के शासक थे वो निजाम, मैसूर, मराठा और निजाम के साथ त्रिगुट संधि बनाते हैं। लेकिन ये त्रिगुट संधि ज़्यादा दिन तक काम नहीं करती है। ये अटैक तो कर देते हैं कर्नाटक पे, लेकिन ये लोग जो संधि वाले लोग होते हैं वो अंग्रेजों से जाकर के मिल जाते हैं। निजाम को गुंटूर दे दिया जाता है और अंग्रेजों मराठा के साथ संधि हो जाती है, जिसके कारण हैदर अली अकेले पड़ जाते हैं और बैटल ऑफ पोर्टोनोवो में आयरकोट से हैदर अली हार जाते हैं। और उसके बाद उनकी 1782 में मृत्यु हो जाती है। 1782 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान उस युद्ध को कंटिन्यू करता है, लेकिन युद्ध का कोई भी डिसीजन नहीं आ पाता है, डिसीजन मेकिंग ये युद्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण लास्टली 1784 ईस्वी में एक संधि की जाती है, जिसे मैंगलोर की संधि कहा जाता है। हमने बताया था मद्रास इधर है और मैंगलोर जस्ट इसके वेस्टर्न साइड में है। तो ये लोकेशन आप ध्यान रखिएगा। और इस संधि में क्या होता है, जितना जिसका जीता हुआ प्रदेश था वो एक दूसरे को लौटा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो अंग्रेजों की विस्तारवादी पॉलिसी थी और जो फायदे वाली, मुनाफे वाली, जिसे हम लोग मर्केंटाइल थ्योरी कहते हैं, मुनाफे वाली बात यहाँ कुछ हो ही नहीं रही थी। ये दोनों युद्ध, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, ये दोनों युद्ध में अंग्रेजों को एक पैसे का फायदा ना हुआ, ना तो उनको टेरिटरी मिला, ना उनको पैसा मिला, बल्कि उनको लॉस ही लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजों की हालत है। लेकिन तीसरे युद्ध से अंग्रेज अपनी शक्ति को वापस ये करते हैं और फाइनली चौथे युद्ध में तो अंग्रेज पूर्ण रूप से मैसूर में अपनी विजय स्थापित कर लेते हैं। और एक जो बहुत मॉडर्नाइज, बहुत कैपेबल एक जो एरिया था, जो एक शासक था, उसको हरा देते हैं। उसके बाद अंग्रेजों ये समझ में आ जाती है कि भाई अब अंग्रेजों के पास में, अंग्रेजों को ये करने वाला, उसको विरोध करने वाला या उसके अगेंस्ट रहने वाला अब कोई ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मराठा का प्रदेश तो बड़ा था, काफी कैपेबल थे, लेकिन मराठा आपस में बहुत गुटों में बटे हुए थे, सिंधिया, भोसले, ग्वालियर के। तो इस तरीके से अलग अलग गुटों में बटे हुए थे और उनमें आपसी फूट हो जाती है। आप देखेंगे बाद में हम लोग मराठा में पढ़ेंगे इस चीज को। आपसी फूट के कारण ये कभी जीत नहीं पाए और धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाते हैं। ये चीजें समझ में आ गई। ये था हमारा, ठीक है ना, ऑल अबाउट क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। इसे हम लोग देख लिए। एक बार टीपू सुल्तान का दर्शन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे टीपू सुल्तान ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि इट इज बेटर टू लिव वन डे एज ए टाइगर देन 100 years एज ए जयकाल। आप एक दिन जिए लेकिन शेर की तरह जिए, वो अच्छा है, बल्कि 100 साल जीने से जो आप जयकाल, सियार की तरह जीते हैं। अर्थात कहने का मतलब, जियो तो ऐसे जियो जैसे कि, और वो जो जी रहे हो ना, वो सर उठा के जियो, अपने शौक, श्रद्धा, अपनी खुशियों के साथ जियो, रोकर मत जियो, क्योंकि ये जिंदगी बहुत अनमोल है। यहाँ कौन कब कैसे कहाँ चला जाएगा कोई अता पता नहीं है, और जहाँ जाएगा वो दुनिया पूरा का पूरा अंधेरा है, किसी को नहीं पता कि उस दुनिया में क्या होता है। इसलिए जो भी आपके पास जिंदगी है, उस जिंदगी को रिस्पेक्ट दीजिए, काफ़ी इज्जत दीजिए, क्योंकि ये आप बहुत खास हैं, जो अभी भी वर्तमान समय में आपकी सांसें चल रही है
और आशा है कि चलती रहेंगी। तो आप बहुत खास हैं, इसलिए आप अपने जीवन को जितना इज्जत दे सकते हैं अपने आप को इज्जत दीजिए, क्योंकि आपका जीवन ही आपको हर वो चीज़ देता है जिसकी आपकी ज़रूरत होती है। जिस दिन आपको अपने जीवन से निराशा हो जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती है, उस दिन आप हार जाएंगे। तो अपने जीवन जियो, अपने दिल की बातों को करो, जो करना चाहते हो वो चीज़ करो। कभी ठीक है दूसरों पे डिपेंड रहो, इज्जत करो, लेकिन वो चीज़ जरूर करो जो आपका दिल कहता है। ठीक है, पढ़ने का दिल करता है तो पढ़ो, नहीं पढ़ने का दिल करता है छोड़ दो, कुछ और करो, पढ़ा दो। जैसे मेरा पढ़ने का दिल नहीं करता, मैं पढ़ा देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, जो दिल करता है ना वो करो। कम से कम इस तरीके से हम रहें ना रहें, ठीक है ना, यूट्यूब के सहारे हम अमर हो गए। ठीक है, तो इसलिए मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, कम से कम आप लोग पढ़ लो। जो दिल करता है ना, जिसको जो समझ में आता है वो करो। इट इज बेटर टू लिव वन डे एज अ टाइगर देन 100 years ऑफ एज ए जयकाल। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। अच्छा लगे या कोई सुधार की जरूरत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट नहीं करते, वैसे तो ज़्यादा व्यूअर भी नहीं है हमारे वीडियो के, लेकिन फिर भी जितने लोग हैं कम से कम देखते हैं तो एक बार कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्रिप्शन यही हमारा मोटिवेशन है। आप कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड फील करेंगे। बाकी थैंक यू, जैसे भी हैं आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं, आप ही लोग से हम हैं, तो इसलिए आपका धन्यवाद। चलो, गॉड ब्लेस यू।